हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बेस्ड रहेगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीलिम्स को देखें तो यहाँ से फैक्चुअल डेटा बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मेंस को देखें तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व एज अ कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाई वाज इट इन न्यूज़, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व एज अ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ का कुछ फैक्चुअल डेटा देखेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करेंगे व्हाई वाज इट इन न्यूज़। अब देखिए, द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द SHGs have started an awareness campaign to manage fires in the Simlipal Biosphere Reserve। अब देखिए, रिसेंटली ये काफी न्यूज में रह चुका है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में काफी भयानक आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करा जा रहा है और वहां के लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करी जा रही है कि बायोस्फीयर रिजर्व की जो प्रोटेक्शन है इन फॉरेस्ट फायर से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स को बचाना है, कंजर्व करना है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है तब तक हम बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। सो अब हम समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एज अ कॉन्सेप्ट को। बायोस्फीयर रिजर्व होता ही क्या है और इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या हैं। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सो दीज आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स promoting solutions to reconcile the conservation of biodiversity with sustainable use। अब देखिए, यहां पर दो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक तो है बायोडाइवर्सिटी और दूसरा किसको कंजर्व करना है, हमें सस्टेनेबल यूज करना है। अब देखिए, बायोस्फीयर एज अ कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ था, क्योंकि हमें पता है हमेशा एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में आपको दोनों में कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर डेवलपमेंट होगी तो एनवायरनमेंट डैमेज होगा, अगर हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सोचेंगे तो जो डेवलपमेंट प्रोग्रेशन है वो हमारा रुक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है कि हमें तो डेवलपमेंट करनी ही करनी है, लेकिन साइड बाय साइड हम एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज कर पाए। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जहां पर हम डेवलपमेंट तो करना ही चाहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना चाहते हैं। राइट, सो यहां पर वही बोला गया है, हम कंजर्वेशन चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी की, लेकिन हम साइड बाय साइड क्या चाहते हैं, उनका सस्टेनेबल यूज भी कर पाए। ठीक है जी। सो बायोस्फीयर रिजर्व को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे इनर जोन कहलाता है दी कोर जोन, उसके आउटर जोन होता है दी बफर जोन और आउटर मोस्ट जोन होता है दैट इज दी ट्रांजिशन जोन। अब देखिए, जो कोर जोन होता है जनरली या तो वो नेशनल पार्क होता है या फिर वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस एरिया को कहा जाता है कोर एरिया। अब देखिए, कोर एरिया में एज सच आपको कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं दिखेगी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। अब देखिए, जो कोर जोन्स होते हैं वहां पर वो स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है जो एंडेंजर्ड है, जो थ्रेटेंड है। तो यहां पर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी कम से कम रादर प्रोहिबिट की जाती है, दैट इज दी कोर जोन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, एक ट्रांजिशन एरिया बनाया जाता है जिसको बोला जाता है बफर जोन। अब देखिए, बफर जोन का मतलब क्या होता है कि आपको यहां पर ट्रांजिशन जोन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगी। अब जो ह्यूमन सेटलमेंट्स अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो वो एकदम से इंपैक्ट कोर जोन को ना करें, इसीलिए एक बफर जोन बनाया जाता है जहां पर टूरिज्म, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की परमिशन दी जाती है। तो यहां पर एज सच ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड नहीं रहती, फुली प्रोहिबिटेड नहीं रहती। ऑन द अदर हैंड एक और एरिया में डिवाइड किया जाता है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है
ह्यूमन सेटलमेंट में और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। तो यहां पर कोर एजेंडा ही क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होंगी, इन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होंगी। तो यहां पर इनका लाइवलीहुड खतरे में ना आ जाए, तो यहां पर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, किसकी, ह्यूमन सेटलमेंट्स की, और जो हम कंजर्व करना चाहते हैं, जिन स्पीशीज को हम कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है, कोर जोन, बफर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से अटैच्ड है। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले सिमलीपाल जो नाम है वो डिराइव करता है सिमूल ट्री से। अब सिमूल ट्री क्या है? इट इज सिल्क कॉटन ट्री। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सिमलीपाल अपना नाम कहां से डिराइव करता है। देखिए, सबसे पहले इसको फॉर्मली डेजिग्नेट किया था अ टाइगर रिजर्व इन 1956 and was brought under the Project Tiger in 1973। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, तो यहां पर टाइगर कंजर्वेशन की बात की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1994। 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया गया था। जब बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, किसकी, ह्यूमन सेटलमेंट्स की, ऑन द अदर हैंड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर दिया गया था। कब? 2009 में। सो यहां पर यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, तो इसकी वजह से यहां पर इसकी प्रोटेक्शन काफी ज्यादा हायर हो जाती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा ध्यान रखती है इन एरियाज का, अगर वो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ जाते हैं। ठीक है जी। सो आपको याद रखना है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी आता है। नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल, कुलडीहा एंड हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व। नाउ कैन यू सी यहाँ पर आपको कितनी वैरायटी मिलती है, कितनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप देखेंगे टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व में भी आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना किसकी जिम्मेवारी बन जाती है? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। राइट। सो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट माना जाता है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी था और ये एलिफेंट रिजर्व भी है। इट इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। अब देखिए, यहां पर फॉरेस्ट फायर लगती ही रहती हैं क्योंकि ये एक ड्राई रीजन है। अब 2021 में भी सिमलीपाल सॉ अ मेजर फायर बिटवीन फेब्रुवरी एंड एंड अर्ली मार्च। सो आपको 2021 में यहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये न्यूज में है, और यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे आप फॉरेस्ट फायर्स को रोक सकते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल डिटेल्स जिससे कि आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइट। अब सिमलीपाल नेशनल टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं नेशनल पार्क कहां पर एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, यहां पर नेशनल पार्क की बात हो रही है। सो इसका मतलब क्या है? कोर जोन ये बनेगा, इसके आसपास बफर जोन और इसके आसपास ट्रांजिशन जोन। तो वो पूरे 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बन जाएगा? इट विल बी द कोर जोन। ठीक है। सो अगर हम लोकेशन देखें, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? दैट इज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सो जियोग्राफिकली इट लाइज इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। आपको देखने को मिलेगा यहां पर ईस्टर्न घाट्स लाई करती है, तो ये ईस्टर्न पार्ट पे लाई करता है ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। तो लोकेशन ये हो गई। आपको क्या याद रखना है कि ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है।
राइट। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसकी वेजिटेशन देखते हैं, सो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 तक फ्लावरिंग स्पीशीज देखने को मिलेंगे और 96 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लोरा की डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अब देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सेकंड पॉइंट से। इट बोस्ट्स ऑफ हैविंग ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, tropical moist deciduous forest and dry deciduous hill forest। So यहाँ पर vegetation जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है, तो यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, डेसिडुअस भी देखने को मिलेंगे, जो कि मॉइस्ट भी होंगे, ड्राई भी होंगे। अब जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहीं पर आग लगने की संभावना होती है, तो यहां पर जो ड्राई डेसिडुअस वाला एरिया है वहां पर आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती है। ठीक है जी, सो वेजिटेशन याद रखनी है। अब देखिए ट्राइब्स पे भी एक्सप्लिसिट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ की 2 ट्राइब्स काफी ज्यादा फेमस है, एक एरेंगा खड़ियास और एक मनकीड़ियास। ये जो हैं ये दोनों ही इनहैबिट करते हैं रिजर्व के फॉरेस्ट में और ये प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या है, दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, राइट। सो यहां पर आपको दोनों पता होने चाहिए, एरेंगा खड़ियास और मनकीड़ियास। ये दोनों ट्राइब्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ओडिशा में देखने को मिलेंगी, और ये जनरली रहती कहां है, जो सिमलीपाल का फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वहां पर ये सरवाइव करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व है तो आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे, एलिफेंट रिजर्व है तो आपको एलिफेंट्स भी देखने को मिलेंगे, और भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी। सो दीज आर दी फैक्चुअल डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू दी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आई एम क्लियर, यहां तक आपको बात समझ आई होगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए फॉरेस्ट फायर्स। अब जो कॉज क्या है इसके पीछे, अब देखिए जहां पर भी आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा संभावना हो जाती है कि वहां पर फॉरेस्ट फायर्स लग सकते हैं। सो अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स लगेंगे या फिर मैन मेड फॉरेस्ट फायर्स होंगे। अब देखिए जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हैं वो क्या है, वो या तो लाइटनिंग की वजह से होते हैं या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहां पर क्या हो सकती हैं, फॉरेस्ट फायर्स लग सकती हैं। ऐसे ही अगर हम मैनमेड फैक्टर्स की बात करते हैं तो चाहे पोचिंग हो चाहे हंटिंग हो, जहां पर हम फॉरेस्ट के एक स्मॉल एरिया को डाइवर्ट करते हैं जिसकी वजह से वहां पर फॉरेस्ट फायर्स लग सकती हैं, राइट। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऐसे ही होता है, स्लैश एंड बर्न, है ना, पहले आप स्लैश करते हैं फिर बर्न कर देते हैं। अब उस बर्न करने की वजह से क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर्स लग सकती है, राइट। सो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और मैनमेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, राइट। So what are the major other protected areas located in Odisha? Again आप देखिए यहाँ पर हम क्योंकि होलिस्टिक कवरेज करते हैं तो यहाँ पर हम और क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पर पूछा जा सकता है कि ओडिशा में और कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अब देखिए यहां पर आप पता कर सकते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही चिलिका या फिर नालबान वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एग्जिस्ट करती है। सिमलीपाल तो आप पढ़ चुके हैं, राइट। सो यहां पर आपको बहुत सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज देखने को मिलेंगी, जैसे नंदनकनन, सतकोसिया, ये सारे क्या हैं, दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या है, चाहे फिर वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो या फिर नेशनल पार्क हो या फिर आपको कोई और नेशनल पार्क देखने को मिले। सो यहां पर काफी सारी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उस बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही यहां पर आपको इतने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, आपको कहां देखने को मिलेगा। सो द आंसर वुड बी ओडिशा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।